नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिफेंस क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में स्वर्गीय राजीव गांधी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका क्या योगदान रहा है उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आज की जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है उनसे तुलना भी कर रहा हूँ कि आज के दौर में ये रक्षा में क्या कमियां रह गई हैं, जिसके कारण चाइना जो है वो भारत के 2000 स्क्वायर फीट्स कह ले या 2000 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, जिस पर अभी लोगों को विवाद है कि चाइना ने पूरी तरह से भारतीय भूभाग को जो 2017 के बाद कब्जा किए हुए था वो छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी ये संशय बना हुआ है, क्योंकि विदेशी मीडिया के साथ साथ कुछ भारतीय मीडिया का भी मानना है कि जो भारत के भूमि पर चाइना कब्जा जमाया था वो अब तक खाली नहीं किया गया। तो राजीव गांधी का दौर पूर्ण बहुमत के साथ तब शुरू होती है जब श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 ईस्वी में हत्या होती है। तो उस पूर्ण बहुमत के बल पे 87 और 89 के दौर में सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा रक्षा सामग्री, विशेष करके हथियार खरीदना प्रारंभ होता है, जिसमें मिराज, नए सीरीज का मिग विमान जो फाइटर विमान है, उसके बाद रक्षा वाहन, उसके बाद T-72 टैंक, उसके बाद तरह तरह के आधुनिक जो रक्षा सामग्री थी वो खरीदा जा रहा था। और लगभग उस दौर में भारत की जो GDP 4 से 5% रक्षा के सामग्री खरीदने पर खर्च किया जा रहा था। और उसमें एक बोफोर्स भी है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा। और उस बोफोर्स हथियार के बल पे ही भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध जीतने में सफल रहे। आज प्रधानमंत्री जी रूस यूक्रेन के युद्ध पे और विश्व में शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। तो ब्रिटिश काल में ही राष्ट्र कवि, क्रांतिकारी कवि राम दिनकर सिंह ने कविता एक लिखी थी, कुरुक्षेत्र कविता लिखी थी। उसमें उन भारतीयों पर कटाक्ष किया है कि जो युद्ध को निंदनीय मानते हैं, जो ब्रिटिश सरकार की चापलूसी करते हैं। तो उसी पर जो कुरुक्षेत्र जो है महाभारत के आधार भूमि पर लिखी गई है, तो वो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर को कहवाते हैं कि युद्ध निंदनीय है धर्मराज, पर कहो वह शांति क्या है जो अनीति पर स्थिर होकर बन रहा सरला है। कहने का मतलब है कि धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध को निंदनीय मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। तो उसी संदर्भ में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब युद्ध निंदनीय है तो तुम ही बताओ कि शांति क्या है। क्या जो ब्रिटिश सरकार नीति के पथ पर सवार होकर के जो भारतीयों का शोषण कर रहा है, जो भारतीय भूभाग पर कब्जा किए हुए है और जो वह सरल बना हुआ है, सीधा साधा बना हुआ है, तो क्या यही है युद्ध? उसी प्रकार से आज चाइना जिस तरह से भारतीय भूभाग पर कब्जा किए हुए है,
उसके बाद जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों का किस तरह से शोषण कर रहा है। तो क्या यही है? तो युद्ध निंदनीय है। तो ये जो शांति है क्या है? उसी तरह से अगर मोदी जी विदेशों में जा कर के ये बोलते हैं कि युद्ध निंदनीय है, तो चाइना जो भारत का साथ कर रहा है वो क्या है? इसका इनका जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज़, आप विदेश में जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं, लेकिन जब देश में जो इंटरनल जो इतने हिंसा हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहे हैं, उस पर आप एक शब्द भी नहीं बोलते। जैसे कुछ दिन पहले आपका संभल में जो मस्जिद को सर्वेक्षण के लेकर के हिंसा हुई, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले नागपुर हिंसा हुई, दिल्ली में इतना बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जो देश की राजधानी है, उस पर आपका एक स्टेटमेंट भी नहीं आया। तो आप बाहर में बुद्ध के देश से बोलते हैं कि बुद्ध के देश के नागरिक हो, तो देश में आप किसके नागरिक हैं? इसका भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। चाइना के बारे में बताना चाहिए कि ये क्या है, इस पर भी इनका जवाब अब तक नहीं आया है कि चाइना जो है अब तक क्यों वापस नहीं गया है। तो इसी संदर्भ में रामधारी से दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र के ही एक पंक्ति कहा है कि रन को जो चुराता है, न्याय जो चुराता है वही रन को बुलाता है। मतलब चाइना जो है भारत पे अन्याय कर रहा है, लेकिन आज के जो मोदी सरकार है वो अन्याय को सह रहे हैं। इस तरह से वो न्याय को चुरा रहे हैं, जिसके कारण चाइना आज भारत पे अन्याय कर रहा है। एक तरफ तो अमित शाह जी बोलते हैं कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नक्सलवाद पर जीरो टॉलरेंस, ये तो अच्छी बात है, लेकिन चाइना पर भी इनका स्टेटमेंट आना चाहिए। जो नागपुर हिंसा, संभल हिंसा जैसे भी इनका स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। दूसरी चीज़ कि रामधारी से दिनकर ने ही कुरुक्षेत्र में पाप को बहुत घृणित दृष्टि से देखा है, और इसी कविता में उन्होंने कहा है, पाप उनके लिए है जो रन को स्वीकारते हैं, न कि उनके लिए जो रन को ललकारते हैं। इसका मतलब यह है कि पाप उस आदमी के लिए है जो रन को स्वीकार रहा है। इसका मतलब ये है कि चाइना रोज़ कुछ न कुछ भारत के लिए चुनौती खड़ा कर रहा है, लेकिन इसको ये स्वीकार रहे हैं, उसके अन्याय को सहन कर रहे हैं, लेकिन पाप उनके लिए नहीं है जो रन को ललकारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी और शाह जी चाइना को युद्ध के लिए ललकार नहीं रहे हैं, बल्कि युद्ध से भाग रहे हैं, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ते जा रहा है, चाइनीज सेना का हौसला बढ़ते जा रहा है। अब ये उनसे शांति की बात कर रहे हैं। शांति की बात का मतलब ये हुआ कि चाइना तभी शांति की बात करता है कि जब वो किसी की भूमि को हड़प लेता है, चाहे जितना भी हड़पे। इसी कारण उसके देश का जो प्रतीक है वो है ड्रैगन है। क्योंकि ड्रैगन जो कुछ निगलने के बाद ही समझौता करता है, कुछ खाने के बाद ही समझौता करता है, और भी जो खाता है या निगलता है वो ज़बरदस्ती और एक तरह से अपना सत्ता का दुरुपयोग करके किसी का अधिकार का हनन करता है, तभी वह उसको निगलता है। इस चलते मोदी जी, शाह जी आज आतंकवाद, नक्सलवाद या इंटरनल सिक्योरिटी पर तो बहुत ढोल पीट रहे हैं, लेकिन इसका भी जवाब देना चाहिए
कि जो आज जो वैश्विक परिदृश्य में जो चाइना की जो स्थिति बनी हुई है भारत के लिए वो क्या है। एक कहावत भी है, दूर का ढोल सुहावन होता है। आप रूस यूक्रेन में के युद्ध में जो शांति आ रही है ट्रम्प के लेकर के, उसका ट्रम्प के स्टेटमेंट को लेकर के उसका क्रेडिट मोदी जी आप ले रहे हैं। अब मीडिया को मैनिपुलेट करके यह कहवा रहे हैं कि मेरे प्रयास से रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त होने वाला है, लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि जो चीन और भारत के बीच में जो शांति स्थापित होने की क्या प्रक्रिया है उसकी यह बात नहीं कर रहे, पंचशील की बात नहीं कर रहे। तो दूसरे देश के लोग भी बोलेंगे और भारत के लोग भी बोलेंगे कि जो अपना भूभाग को रक्षा नहीं कर पा रहा है वो दूसरे देश में क्या शांति स्थापित करेगा या करेंगे। यह बहुत ही चिंतनीय है, यह बहुत ही दुखद है कि इस तरह की घटनाएं घट रही है। इस चलते रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुरुक्षेत्र को सफल बनाने के लिए हर भारतवासी को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है। थैंक्स।